forces will be acting on the beam. Types of load. तो basically there are the two types of forces. और लोडिंग की बात करें तो हम लोडिंग भी बढ़ जाएगी. जैसे फर्स्ट हमारा है पॉइंट लोड, और इसे कॉन्सेंट्रेटेड लोड भी बोलते हैं. कॉन्सेंट्रेटेड लोड, जैसे कि नाम से पता लग रहा है कॉन्सेंट्रेटेड, जो एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट है, एक ही पॉइंट पे लग रहा है. जैसे पॉइंट लोड जो एक ही पॉइंट पे लग रहा है, तो ये लोड द वैल्यू ऑफ द फोर्स इज मैक्सिमम एट ए सिंगल पॉइंट. तो पूरा का पूरा फोर्स एक ही पॉइंट पे है. सपोज कोई भी बीम है, आइदर इट विल बी सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, फिक्स्ड बीम, कोई भी. अगर ये पॉइंट, जैसे ये पॉइंट है, तो इसी ए पॉइंट पे अगर ये पूरा फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन की टोटल इंटेंसिटी का फोर्स अगर इसी पॉइंट पे है, सो दिस टाइप्स ऑफ फोर्स विल बी नोन एज द पॉइंट फोर्स. डिफरेंट हो सकते हैं. 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस पॉइंट पे, यहाँ पे लग रहा है 30 न्यूटन का. तो ये इस तरह के जो फोर्सेस होंगे, दिस फोर्सेस विल बी नोन एज द पॉइंट लोड और कॉन्सेंट्रेटेड लोड. सेकंड टाइप्स का लोड आता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड. शॉर्ट में इसे यूडीएल कहते हैं. ये किसी भी बीम पे, सपोज बीम है, ये इस तरह से बना हुआ आएगा, दिस वन, ठीक है. दैट मीन्स दिस टाइप्स ऑफ लोड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ ऑफ द बीम. ये लेंथ ऑफ बीम में डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड एट ए कांस्टेंट रेट. ये कांस्टेंट रेट से जो है इसकी लोड इंटेंसिटी गिवन होती है हमेशा ये फोर्स पर यूनिट डिस्टेंस के हिसाब से लिखा जाता है. सपोज ये 10 है, तो फोर्स अगर 10 न्यूटन का है तो कितने पे है, 10 न्यूटन पर मीटर. इसे हम बोलते हैं दिस इज लोड इंटेंसिटी. तो ये हमेशा लोड इंटेंसिटी के रूप में लिखा जाता है. ये इस तरह से बना हुआ आएगा. कई बार ये रेक्टेंगल फॉर्म में बना हुआ जाता है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा. इस तरह से एक रेक्टेंगल बनाया हमने और ये इस तरह से एरो बना दिए, तो ये लोड कोई सेम लोड रहेगा, यूडीएल. आइदर इट इज दिस फॉर्म और दिस फॉर्म, किसी भी फॉर्म में बना हुआ हो सकता है ये प्रॉब्लम्स में. तो दिस इज लोड इंटेंसिटी गिवन होगी इसकी हमेशा, और लेंथ गिवन होगी. सपोज दिस इज 5 मीटर लेंथ. तो इसे जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब हम इसे टोटल फोर्स में कन्वर्ट करेंगे. तो फोर्स में कन्वर्ट करते हुए आपको ध्यान देना है ये लोड इंटेंसिटी कितनी लेंथ पे लग रही है. ये 5 पे लग रही है, तो उतने से फोर्स में कन्वर्ट करते हुए 10 into 5, क्योंकि बिकॉज ये रेक्टेंगल फॉर्म में है. एक्चुअल इसका डायग्राम ये है, लेकिन कई बार बुक्स में हमेशा इस तरह से दिखाया जाता है. तो इसका फोर्स कितना हो गया, 10 into 5, 50 न्यूटन का फोर्स कहां लगेगा, सेंट्रॉइड पे, रेक्टेंगल के. रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड कहां होता है, मिड पॉइंट पे. तो अगर हम इसका लाइन डायग्राम बनाएं इस तरह से, तो ये इस तरह से दिखा देते हैं. ये 2.5 मीटर, ये 2.5 मीटर. टोटल फोर्स कितना हो गया, 10 into 5, 50 न्यूटन. तो दिस इज द सेकंड टाइप्स ऑफ फोर्स, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड. थर्ड टाइप का जो फोर्स होगा, यूनिफॉर्मली ना करके वेरी कर रहा है, वो वेरी कर रहा है, और वेरी भी करेगा ये कांस्टेंट रेट से. इसकी तो लोड इंटेंसिटी कांस्टेंट है, उसमें रेट कांस्टेंट है. रेट कांस्टेंट का मतलब हो गया लोड इंटेंसिटी विल बी 0 to मैक्सिमम. एक पॉइंट पे 0 है और फिर दूसरे पॉइंट पे धीरे धीरे बढ़ते हुए कांस्टेंट रेट से मैक्सिमम आ गई. तो थर्ड टाइप्स ऑफ लोड विल बी वेरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लोड. थर्ड इज वेरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लोड. शॉर्ट में VDL लिख देते हैं, या कई बार इसे नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड भी बोल देते हैं, क्योंकि ये यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है. तो LUDL लिखा भी आ सकता है, वो रेयरली आएगा, जनरली इसी तरह से लिखा हुआ आता है VDL, वेरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लोड. ठीक है. तो सपोज ये कोई भी बीम है, तो इस तरह से ये लोड होगा, दिस वन, ट्रायंगल फॉर्म में. मैंने क्या कहा कि ए लोड विच इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एट ए कांस्टेंट रेट. इसने इस पॉइंट से इंक्रीज करना शुरू किया और यहां पे मैक्सिमम पहुंच गया. ठीक है, ए कांस्टेंट रेट. सपोज यहां पे इसकी वैल्यू हो गई 10 न्यूटन पर मीटर. ये लेंथ है आपकी 3 मीटर. इस तरह से भी हो सकता है लोड ये, या फिर उसके उल्टा फॉर्म में हम ऐसे भी चल सकता है ये लोड. जस्ट वन, यहां पे 0 था, यहां तक बढ़ गया. जस्ट वन,
इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कैसे भी बना हुआ आ सकता है, 10 न्यूटन पर मीटर। So this is third type of force, bearing distributed load. Now, how to convert this force into the point force? Point force में convert करने के लिए, this is triangle, तो total force क्या हो जाएगा? Area of the triangle. Area of the triangle half height into base. That means half 10 into 3. तो total force कितना हो गया? Half 10 into 3, 15 न्यूटन। अब 15 न्यूटन कैसे निकालेंगे? अब कहाँ लगेगा ये total force? It acting एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल कहां होता है? ट्रायंगल का ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री साइड है, ये इसका कॉर्नर है। तो 90 डिग्री साइड से हमेशा 1/3 ऑफ बेस और कॉर्नर से 2/3 ऑफ बेस लेना है। तो यहां से अगर इसका हम लाइन बनाए दिस वन, तो टोटल फोर्स यहां से कितना डिस्टेंस हो गया? 1/3 ऑफ 3 1 मीटर, यहां से 2/3 ऑफ 3 2 मीटर। तो यहां पे हमारा लग गया ये 2 मीटर, दिस विल बी 1 मीटर, 1/2 10 into 3 that will be 15 मीटर। तो इस तरह से अगर हम इसमें देखें टोटल फोर्स तो कांस्टेंट रहा, हाफ 10 into 3, बट उसकी लोकेशन चेंज हो गई। हमारी लोकेशन कहां बन जाती है? यहाँ 90 डिग्री है, तो यहां से कितना हो गया? 1/3 ऑफ 3 1 मीटर, यहां से कितना हो गया? 2/3 ऑफ 3 2 मीटर। तो ये यहां आ जाएगा फोर्स 15 न्यूटन का फोर्स, यहां से 1 मीटर और यहां से 2 मीटर। सो दिस इज थर्ड टाइप्स ऑफ फोर्सेस या थर्ड टाइप्स ऑफ लोडिंग ऑन द बीम। फोर्थ टाइप में क्या है? डायरेक्टली भी हमने कोई फोर्स और लोड नहीं लगाया, वी अप्लाई द मोमेंट। मोमेंट को भी लोडिंग बोलते हैं हम किसी भी बीम के केस में। तो फोर्थ टाइप में हम लेंगे मोमेंट। मोमेंट विल शो इन फॉर्म ऑफ क्लॉकवाइज डायरेक्शंस और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस। तो फोर्थ आ जाता है आपके पास मोमेंट। सपोज ये इस पॉइंट पे मोमेंट लग रहा है 10 न्यूटन पर मीटर का, इस तरह से होगा या इस तरह से हो सकता है। सपोज ये 10-20 का है, तो ये जो मोमेंट होगा जब भी हम इसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे, तो फोर्स में कंसीडर नहीं होगा, इट विल बी कंसीडर ओनली द मोमेंट इक्वेशंस। तो अब इसकी हमें केवल जो वैल्यू देखनी है वो देखनी है जो ये रोटेशन दिखाया है ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि एरो की डायरेक्शन से ये रोटेशन कैसा चल रहा है, ये क्लॉकवाइज है, तो ये मोमेंट हो गया हमारा पॉजिटिव, और ये कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये हो गया हमारा नेगेटिव। कई बार क्या होता है प्रॉब्लम में अगर हम देखें तो वो कॉम्बिनेशन बना देता है। सपोज ये बीम है, यहाँ पे एक एल शेप का हमने कोई ये रखा, एल शेप का बीम के ऊपर रख दिया कोई है ना, और यहाँ पे एक पॉइंट फोर्स लगा दिया 10 न्यूटन का। दिस डिस्टेंस विल बी 1 मीटर, दिस डिस्टेंस विल बी 1 मीटर। अब इसका क्या इफेक्ट आएगा बीम पे? तो इस फोर्स को हम यहां से यहां पे ट्रांसफर करेंगे ऑन द बीम। तो जब ट्रांसफर करेंगे तो फोर्स तो आ जाएगा ऐसे कैसे 10, प्लस इसके यहां ट्रांसफर होने में एक मोमेंट आ जाएगा, एंड द वैल्यू ऑफ द मोमेंट विल बी 10 into 1। रोटेशन कैसा होगा इसके अबाउट? क्लॉकवाइज, सो पॉजिटिव। तो ये चीज इससे थोड़ा सा अलग हो गई, लेकिन कई बार आ जाती है रिएक्शन निकालने में, मुझे पता होना चाहिए ये। तो यहाँ पे ये 10 न्यूटन का फोर्स हो गया प्लस एक मोमेंट हो गया। मोमेंट की वैल्यू क्या होगी? 10 into 1। 1 कहां से आया कि यहां से ये कितने डिस्टेंस पे है? 1 मीटर पे, तो 10 into 1 न्यूटन मीटर। तो इस तरह से हम इसके फोर्सेस को कन्वर्ट कर लेंगे, और फिर हम जब रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे तो उसमें इजीली हम लाइन डायग्राम बना के रिएक्शंस कैलकुलेट कर सकते हैं आफ्टर अप्लाइंग द इक्विलिब्रियम कंडीशंस। अगर आपको ये अच्छा लगे है वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।